हाय एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स, सभी एस्पिरेंट्स का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले 20 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 1 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए सीजीएल 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि पीछे जो मैंने आपको 15 वीडियोज़ में क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी इक्वेशन में कुछ एरर था, तो हमने वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे, तो वो 2 क्वेश्चन भी हम पहले ही इस वीडियो में एक बार क्लियर कर लेंगे। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करता है उन सबकी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट जीसीस पैटर्न सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी हमारी दोनों में स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी पहले ही अटेम्प्ट में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ। सीजीएल 2019 में मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115 और मेरा सीजीएल 2019 में मैथ्स में प्री में स्कोर था 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था मैथ्स का ही। और इससे पहले मैं आपको सीजीएल 2021 के मैथ्स के क्वेश्चन की 15 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। इस वीडियो के बाद 5 वीडियोस और बचती हैं, और सीजीएल 2021 जो कि 21 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, उसको हम विराम कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और उसमें 525 क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल 2021 में। 21 शिफ्ट के अंदर हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन थे, तो वो सारे क्वेश्चन इस सीरीज़ में सॉल्व हो जाएंगे। और इससे पहले जो मैं आपको 15 वीडियोस करा चुका हूँ, अभी आपको आई बटन पर उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, और ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का पीडीएफ वहाँ डाल देता हूँ। प्लस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी हमें नोटिफिकेशन मिलती है, चाहे उससे एक बच्चे को फ़ायदा मिले, चाहे 1 लाख बच्चे को, मतलब हर छोटी से लेके छोटी और हर बड़ी से लेके बड़ी सारी नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम और फेसबुक पर पोस्ट की जाती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले और फेसबुक पेज आप लाइक कर देना। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसका आप फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे मैं अरिथमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स कराऊंगा पूरा, जो कि मेनली फोकस्ड होगा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पे। पर आप एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स इस कंटेंट को पढ़कर दे सकते हो बहुत अच्छे से, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और यूट्यूब चैनल पर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैं सारे कराऊंगा। 2019 और 2020 के तो मैंने खाली सीपीओ, सीएचएसएल और सीजीएल के मैथ्स के क्वेश्चन कराए हैं, पर 2021 से एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है, सीजीएल प्री और मेंस, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्शन पोस्ट, इन सभी एग्जाम्स के जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैथ्स के, वो सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। और इंक्वायरी हो तो ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई गाइडेंस हो, या कोई मैथ्स में डाउट है, या वैसे कुछ इंक्वायरी हो, तो आप पूछ सकते हैं। और ये कंटेंट मैं अभी तक अपने चैनल पे आपको करा चुका हूँ। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी में ही एज का टॉपिक भी है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसी में ही ट्रेन का टॉपिक है, बॉटम स्ट्रीम परसेंटेज। तो ये सब चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट के लिंक है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप एक बार चैनल पर ज़रूर गो थ्रू हो यूट्यूब चैनल पर, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 19 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 2 में आपसे पूछा था। आपको इंग्लिश में तो जो स्टेटमेंट दिया हमने उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हिंदी में अलग स्टेटमेंट दी हुई है। आपको इंग्लिश में क्या बोला है कि व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, और उसके हिसाब से ही आपको आंसर दिया हुआ कितना, 9.6। बट हिंदी में आपको बोला है कि इसकी प्रत्येक भुजा, मतलब इक्विलेटरल की प्रत्येक भुजा, यानी कि ईच साइड, ठीक है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल की ईच साइड की आपको वैल्यू बतानी थी, ठीक है। तो हिंदी वाली स्टेटमेंट के हिसाब से उसने साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा, पर इंग्लिश वाली स्टेटमेंट के हिसाब से उसने अल्टीट्यूड पूछा, यानी कि हाइट पूछा। ईच हाइट मतलब हर हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम होती है, चाहे आप वो बी से ए सी पे डाल दो, ए से बी सी पे डाल दो, और सी से आप ए बी पे डाल दो, तो जो भी हाइट होगी उन तीनों हाइट की वैल्यू जो है सेम होती है। तो ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड इंग्लिश के हिसाब से अगर इक्वेशन देखें तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, पर हिंदी के हिसाब से वो साइड पूछ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा हाइट की वैल्यू अगर आपकी 9.6 आ गई, हाइट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, √3/2 ए के। तो ए की जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 9.6 × 2/√3, ठीक है। तो ये वाले तरीके से आपका एक क्वेश्चन होने वाला है। या फिर आप बोल सकते हो क्या कि ये इन रेडियस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इतना होती है वैल्यू, ठीक है। तो
ए की जो वैल्यू होगी वो इन रेडियस इंटू 2√3 हो जाएगी, और इन रेडियस की वैल्यू कितनी है 3.2, मतलब ये जो है आपका इन रेडियस है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 6.4√3। ठीक है, और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि अगर आप √3 और √3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे कितना हो जाएगा, √3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो ये 3.2, तो 3.2 इंटू कितना हो जाएगा 6.4√3। तो यहाँ से भी आपका जो आंसर आता वो 6.4√3, मगर मतलब अगर आपसे वो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछता तो 6.4√3 हो जाता। तो इक्वेशन आप चेंज कर लेना, या तो ईच ऑफ इट साइड इंग्लिश में कर लेना, तो ऑप्शन जो है 6.4√3 आंसर आ जाएगा आपका। और वैसे अगर आपको ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड ही बोलना है तो हिंदी में आप लिख लेना इसकी प्रत्येक ऊंचाई की लंबाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी आपके पास। और इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की स्टेटमेंट में वो बोल रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस, आपको डिफरेंस बताना है डिग्रीज में। CAD एंगल जो है, ये एंगल CAD कितना निकाला हमने 75 डिग्री से, एंगल CBD कितना निकाला था 105 डिग्री। ये क्वेश्चन जो है 11 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 3 का है। आपसे दोनों एंगल का डिफरेंस यानी कि 30 डिग्री जो है ऑप्शन में होना चाहिए था, दोनों एंगल का डिफरेंस आपसे पूछा था। ठीक है, और उसने ऑप्शन में दे दिया क्या कि एंगल CAD और एंगल CBD आपको दे दिया। इसमें भी यही बोला कि CAD और CBD के मापों का अंतर बताइए। ठीक है, तो 30 डिग्री ऑप्शन में तो है नहीं, तो उसने ऑप्शन में CAD और CBD दे दिया। तो यहाँ पे इक्वेशन आप चेंज कर लेना कि यहाँ पे लिख लेना व्हाट इज द मेजर्स ऑफ एंगल CAD एंड CBD। तो यहाँ से आपके जो है ऑप्शन मैच कर जाएंगे, तो इक्वेशन चेंज कर लेना। और CAD और CBD के माप का मान डिग्री में क्या है, डिग्री में क्या है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, के माप का मान डिग्री में क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान देना थोड़ा। अब पहला क्वेश्चन आपका 20 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने। रहा क्वेश्चन में बोला द टॉप ऑफ 2 पोल्स, 2 पोल है, एक पोल आपने ये मान लिया, एक पोल ये है, तो ये 2 पोल हैं। तो आपने देखा एक की लंबाई जो है 18 मीटर, दूसरे की 30.5, तो 30.5 यानी कि बड़े वाली की लंबाई होगी ये, और छोटे वाले की लंबाई कितनी होगी 18 मीटर। आपको बोला है दोनों का जो टॉप है, मतलब दोनों का जो पोल का टॉप है उसको कनेक्ट किया गया है एक वायर से, तो ये वायर हो गई। ठीक है, आपको बोला है अगर वायर जो है हॉरिजॉन्टल आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, मतलब आपको पता ही ये हॉरिजॉन्टल होता है, तो इसके पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये भी हॉरिजॉन्टल हो गया। तो वायर जो है इसके साथ 30 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है, आपको पता है 30 डिग्री अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल है तो 30 डिग्री के साइड वाली साइड कितनी होती है √3, सामने वाली होती है 1, हाइपोटेन्यूज होता है 2। आपने देखा कि इसकी लेंथ अगर 18 मीटर है तो इसकी लेंथ भी 18 मीटर हो जाएगी, और टोटल लेंथ कितनी है इस वाले पोल की 30.5, तो ऊपर जो लेंथ रह गई वो कितनी रह गई आपके पास 12.5 मीटर रह गई। ठीक है, और आपको बोला लेंथ ऑफ वायर बतानी है। आपने देखा एक की वैल्यू अगर 12.5 तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 मीटर, तो ये आपके पास लेंथ ऑफ वायर होगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो एक तरीका तो ये है कि यहाँ आप ए की वैल्यू 45 डिग्री रख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन अलग अलग आएंगे। ए की वैल्यू 45 रख के आप ए की वैल्यू 45 रखेंगे, देखो रख के देख लो। आपने देखा ए की वैल्यू 45, तो cos 45 कितना √2 की पावर कितनी है 4, 1 - 1/√2 की पावर 4, और 2 cot 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर। तो ये देखो ये आ गया -3, -2 -1 -3 आ गया, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 1 - 1/4 हो जाएगा। तो आपने देखा 4 1 - 1/4 जो कि आपका कितना हो जाएगा 3/4। तो आपने देखा 3 - 3 कितना आ रहा है 0। और अगर आप इसको सॉल्व भी करना चाहते हैं तो ये सॉल्व भी हो जाएगा। आपको पता है कि ये लिखा है 1 की पावर 4 माइनस cos की पावर 4a, तो आप इसको बोल सकते हो क्या कि अगर आप 1 के स्क्वायर को a मान ले और cos स्क्वायर को आप b मान ले, cos स्क्वायर a को आप b मान ले। ठीक है, तो आपने देखा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हो कि 1 - cos स्क्वायर a 1 + cos स्क्वायर a। ठीक है, तो आपने देखा 1 - cos स्क्वायर a कितना हो जाएगा आपका sin स्क्वायर a, तो कोसेक की पावर 4a, और sin स्क्वायर a कितना हो जाएगा आपके पास 1/cosec स्क्वायर a।
और अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो आपने देखा ये इसको 2 पे काटेगा, तो आपने देखा अंदर क्या गया कोसेक स्क्वायर ए, मतलब कोसेक स्क्वायर ए को मैं 1 से और फिर कॉस स्क्वायर ए से कर दूंगा, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए। तो आपने देखा कोसेक स्क्वायर ए और अंदर कितना बचा प्लस कॉट माइनस 2 कॉट, तो ये कितना हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला था एवरेज ऑफ 11 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। आपने देखा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए, आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। और आपने देखा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11। अब 11 नंबर ऑफ टर्म्स है अगर, तो मिडल नंबर कौन सा होगा 6th नंबर, तो 6th नंबर जो होगा वही उसका एवरेज होगा। तो आपके पास 6th नंबर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई डी, क्योंकि एवरेज जो है 11 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का कितना दिया आपको डी दिया है। तो आपने देखा 11 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर एवरेज डी है, तो आपने देखा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 11, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का अगर आपको दिया जाए कि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की या कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जो मिडल नंबर होता है वही एवरेज होता है। तो 6th की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, मतलब 6th नंबर जो हो गया वो आपके पास मिडल नंबर है और मिडल नंबर की वैल्यू एवरेज के इक्वल होती है, तो 6th नंबर जो है आपका डी आ गया। फिर बोला लास्ट के 2 नंबर जो है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। तो पहले कितने थे 11 नंबर, लास्ट के 2 नंबर एक्सक्लूड कर दिए, तो नंबर कितने रह गए 9 अगर नंबर रह गए तो क्वेश्चन में बोला है बाय हाउ मच विल द एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज। आपने देखा 9 नंबर रह गए, 9 नंबर रह गए, तो आपने देखा इसमें इन 9 नंबर में ये भी नंबर ऑफ टर्म्स जो है अब कितनी बची 9, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी बची 9, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स बची आपके पास। अब इसका मिडल नंबर आपने देखा 9 नंबर अगर हैं तो आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने देखा पहले 4 और लास्ट के 4 में काटूंगा तो मिडल नंबर आपके पास क्या बनता है 5th नंबर। तो 5th नंबर की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है कि 6th नंबर अगर डी है और कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो 5th नंबर क्या हो जाएगा आपके पास D-1, मतलब जो लास्ट के 2 नंबर एक्सक्लूड करने के बाद जो एवरेज आएगा आपका वो 5th नंबर के इक्वल आ जाएगा। और 5th नंबर की वैल्यू कितनी होगी, अगर 6th नंबर डी है तो 5th नंबर कितना हो जाएगा D-1। तो लास्ट के 2 नंबर एक्सक्लूड करने पे जो एवरेज होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है 1 डिक्रीज, क्योंकि -1 है तो डिक्रीज हो रहा है। माइनस क्या शो कर रहा है डिक्रीज, और 1 क्या शो कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कितने से 1 से। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। अब बनाने को इसको कितना लंबा क्वेश्चन बना लो, पर इतना लंबा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। अब आप ए की वैल्यू रख के देख लो, ए की वैल्यू 45 रखोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 12, और यहाँ पे कितना बचेगा राइट हैंड साइड 4, तो 12 नॉट इक्वल टू 4, 45 हो नहीं सकती। अब 30 और 60 रखोगे तो √3 को सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो ए की वैल्यू ना 30 पॉसिबल है, ना 45 पॉसिबल है, ना 60 डिग्री पॉसिबल है, ठीक है। तो आपने देखा कि इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो कर लो। मैं क्या किया, मैंने राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है, राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले गया। तो मैंने देखा ये लिखा है 6 10 स्क्वायर ए प्लस 7 10 ए माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपने देखा 6 पंजे कितना होता है 30, 30 जो होता है उसके 2 फैक्टर और होते हैं क्या 10 और 3, ठीक है। तो आपने देखा कि प्लस 10 है माइनस 3 10 है माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपने देखा अगर मैं यहाँ 2 10 ए कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 3 10 ए प्लस 5, और -1 अगर कॉमन ले लूँ तो 3 10 ए माइनस 5 आपके पास बचेगा, सॉरी प्लस 5 बचेगा। तो आपने देखा 2 10 ए ठीक है, तो 10 ए की 2 पे वैल्यू आ गई। अब ये 2 वैल्यू मैं कैसे निकालता हूँ ये आपको पता होगा ना, कि पहले तो आपने 2 10 ए माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट किया, या फिर ऐसा होगा कि जैसे ये 2 फैक्टर हैं, मतलब इस पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर आ गए। अब या तो ये फैक्टर इक्वल टू 0 है या फिर ये फैक्टर इक्वल टू 0 है,
तो इससे क्या आ गई आपकी 10a की वैल्यू आ गई 1/2। इससे क्या आ गई आपकी 10a की वैल्यू -5/3। -5/3 वैल्यू पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि a जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में अगर a है तो 10 कभी भी 0 से 90 के बीच में, या फिर ऐसा बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आपने देखा 10 की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपके पास, अंडररूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आपने देखा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो अंडररूट 5, मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास कितना आ गया, अंडररूट 5। आपको बोला है कॉस ए प्लस साइन ए बताओ, तो साइन ए कितना होता है p/h, कॉस ए कितना होता है b/h, तो p प्लस b/h पूछा है। p की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी 2/h, हाइपोटेन्यूज कितना √5, तो 3/√5 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में आपको बोला है पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है सर्कल पे है, जिसका सेंटर जो है सर्कल का सेंटर जो है ओ पे है, ठीक है, और पी ए और पी बी जो है वो टेंजेंट है, ठीक है, पी ए और पी बी जो है वो आपका क्या है, टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट पी से। पी ए और पी बी जो है, मतलब पी ए और पी बी जो दो टेंजेंट है वो इंक्लाइन कर रहे हैं एक दूसरे को कितने पे, 42 डिग्री पे। मतलब ये जो पी ए और पी बी है ये आपस में एक दूसरे को 42 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं। आपको बोला है कि एंगल ओ ए बी बताओ। देखो सबसे पहले क्या करो, आप ओ को ए से और ओ को बी से, मतलब सेंटर को ए और बी पॉइंट से ज्वाइन कर दो। आपको पता है ये भी 90 होता है, ये भी 90, टेंजेंट जो है रेडियस के साथ मिलके कौन सा एंगल बनाता है, 90। तो आपने देखा क्वाड्रिलेटरल है ओ बी पी ए, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री, जिसमें से एक एंगल 90, दूसरा एंगल भी 90, तीसरा एंगल 42। तो आप बोल सकते हो कि ये वाला जो एंगल होगा ये आपका हो जाएगा कितना, 138 डिग्री का। या फिर आपको पता है कि जब भी पी ए और पी बी दो टेंजेंट हो तो आपको पता है कि एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ बी का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना 180, जिसमें से सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना 360, जिसमें से दो एंगल का जोड़ तो 180 हो गया, तो बाकी के दो एंगल का जोड़ भी आपका कितना रह जाएगा 180, ठीक है। और अब आप क्या करो, ए और बी को आप ज्वाइन कर दो। क्यों आपने ज्वाइन किया, क्योंकि आपको एंगल ए ओ बी बताना है, मतलब ये वाला एंगल बताना है, सॉरी आपको एंगल ओ ए बी बताना है। ए ओ बी तो आपने निकाल लिया, आपको एंगल ओ ए बी बताना है, ठीक है। तो आपने देखा कि ओ ए जो है वो भी रेडियस, ओ बी जो है वो भी रेडियस, तो मैं बोलूँ कि ट्राइंगल ओ ए बी में ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो आप बोलोगे ट्राइंगल की अगर दो साइड इक्वल है तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब एंगल ओ ए बी जो है वो एंगल ओ बी ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपको पता है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना 180, 180 में से मतलब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना 180, तो 3 में से एक एंगल हो गया 138 का, तो बाकी दोनों का जोड़ कितना बचा 42, और दोनों एंगल इक्वल है तो ये एंगल भी 21 का हो गया, ये वाला एंगल भी 21 डिग्री का हो गया। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, क्या ध्यान रखना हमेशा कि एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए जो होगा वो हमेशा एंगल ए पी बी का, मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए जब भी आपको बताना होगा वो आधा होगा एंगल ए पी बी का, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। क्वेश्चन में बोला है कॉलेज हॉस्टल है मेस, ठीक है, अब कॉलेज हॉस्टल मेस है एक, हैज़ प्रोविजंस मतलब प्रबंध है 25 दिन का 350 बॉयज़ का। एट द एंड ऑफ 10 days when some boys were shifted to another hostel it was found that now the provisions will last for 21 more days, मतलब 21 और दिन चलेगा प्रोविजन। जब 10 दिन के बाद क्या हुआ कि कुछ बॉयज़ ने शिफ्ट कर दिया अनदर हॉस्टल में। आपको बोला हाउ मेनी बॉयज़ वर शिफ्टेड टू अनदर हॉस्टल। देखो आपने देखा कि 350 बॉयज़ का 25 दिन का प्रबंध है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 350 बॉयज़ का 25 दिन का प्रबंध है, तो आप बोल सकते हो कि टोटल वर्क क्या होता है आपका m इंटू डी इंटू एच। यहाँ पे r में बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ दिया है कि मैन यानी कि 350 बॉयज़ और डेज दिए आपको कितना 25 दिन, ठीक है। तो आपने देखा कि 25 दिन का 350 बॉयज़ की व्यवस्था है, 25 दिन की 350 बॉयज़ की व्यवस्था है। क्वेश्चन में आपको बोला है क्या कि एट द एंड ऑफ 10 days, 10 days के बाद क्या हुआ
कि सम बॉयज़ जो है शिफ्ट हो गए अनदर हॉस्टल में, मतलब 10 दिन पूरे 350 बॉयज़ थे। ठीक है, आपने देखा क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि 25 दिन की 350 बॉयज़ की व्यवस्था है, मतलब प्रबंध किया हुआ है 350 बॉयज़ का 25 दिन का। 10 दिन के बाद जो है कुछ बॉयज़ शिफ्ट कर गए, मतलब उन्होंने 10 दिन पूरा प्रबंध अपना फुल, मतलब वो पूरा क्या बोलते हैं उसको, पूरा प्रबंध का अपना फ़ायदा उठाया, मतलब उन्होंने पूरा प्रबंध हासिल किया। तो आपने देखा 350 बॉयज़ जो थे वो 10 दिन तो रुके। ठीक है, तो आपने देखा कि 25 दिन की व्यवस्था थी जिसमें से 10 दिन वो हो गए, तो अब व्यवस्था कितने दिन की बची? 15 दिन की बची, मतलब अब प्रबंध जो है वो कितने दिन के बचे? 15 दिन के बचे। अब कुछ बॉयज़ जो हैं वो शिफ्ट कर गए। ठीक है, अब प्रोविज़न जो है सिर्फ 21 और दिन और चलेंगे। ठीक है, तो आपने देखा ये क्या लिखा है M/D। अब ये जो है ये रिमेनिंग व्यवस्था है। ठीक है, तो आपने देखा ये 21 दिन चलेगी। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे M1D1 = M2D2 कर दो। तो आपने देखा 21 जो है 5 और ये 7 जो है इसको 50 पे काटेगा तो M2 यानी कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो कितने थे? आपने देखा कि 21 और दिन कितने बॉयज़ ने प्रबंध का फ़ायदा उठाया, तो आपने देखा 21 दिन जो नंबर ऑफ बॉयज़ थे वो कितने थे? 350। इनिशियली जो बॉयज़ थे वो 21 दिन जो नंबर ऑफ बॉयज़ थे वो कितने थे? 250। तो इनिशियली कितने बॉयज़ थे? 350, जिसमें से 250 बॉयज़ बच गए, तो कितनों ने शिफ्ट कर दिया? 100 बॉयज़ ने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। आपको बोला है कि कॉलेज की हॉस्टल मेस में प्रोविज़न है 25 दिनों का 350 बॉयज़ का। ठीक है, तो कॉलेज की हॉस्टल की मेस है। अब मेस में आपको पता है कि खाना मिलता है, तो आप ऐसा मान लो कि 25 दिन का 350 बॉयज़ का खाना है। ठीक है, ऐसा मान लो आप, प्रबंध वगैरह या प्रोविजंस वगैरह वर्ड छोड़ दो आप ऐसा मान लो कि कॉलेज हॉस्टल मेस की बात हो रही है। कॉलेज हॉस्टल मेस की जब वो बात हो रही है, मतलब मेस में खाना खाते हैं, तो बोला ये गया है कि 350 बॉयज़ का 25 दिन का खाना है। अब 10 दिनों के बाद, एट द एंड ऑफ 10 डेज, 10 दिन के बाद क्या हुआ कि कुछ बॉयज़ जो है वो अनदर हॉस्टल में शिफ्ट कर गए, मतलब 350 बॉयज़ का जो 25 दिन का खाना था, तो आपने देखा 350 बॉयज़ ने 10 दिन खाना खा लिया, तो अब खाना बचा कितना? 350 बॉयज़ का 15 दिन का खाना बचा। अब ये खाना चल रहा है 21 दिन, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं कितने। अब तो आपने देखा कि अब नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो आपके पास कितने बचे? 250। तो पहले थे 350, अब बचे 250, तो निकल कितने गए? 100 निकल गए, 100 शिफ्ट कर गए। ठीक है, और ये अगर आप बोलो कि MD तो ये टोटल वर्क को अगर मैं M2D2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा M2 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 250 बॉयज़ मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि ये 0.064 x³ + 1/x³ की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो वो कुछ नहीं, क्यूब कर दो सीधा। ठीक है, तो आपने देखा कि 0.4x का क्यूब कितना होगा? 0.064 x³ 1/x³। तो आपको पता है ना, अगर ये a है और ये b है, तो a + b का क्यूब क्या होता है कि a³ + b³ + 3a और b, a + b। ठीक है, और इधर 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। तो आपने देखा x से x गया, और 0.4x + 1/x की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, तो आपने देखा 0.0, तो ये 3 × 1.4 कितना, 3 × 0.4 कितना होगा? 1.2। 1.2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 हो जाएगा। ये 125, तो 125 में से 6 गया तो आपका कितना आ जाएगा? 119। तो 119 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इतने सिंपल तरीके से बता दूंगा ना, ये क्वेश्चन आपको मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है कि मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक ली और उस पर 3000 का खर्चा किया। ली कितने की? 22000 की। उसमें उस पर 3000 का खर्चा किया उसकी मेंटेनेंस पे, उसकी ओवरहोलिंग पे। ठीक है, तो आपने देखा कि टोटल मंजीत को वो कितने की पड़ गई? आपने देखा 22000 रुपये की तो उसने खरीदी, और उसने उस पर 3000 रुपये खर्चा भी किया, मेंटेनेंस वगैरह उसकी की। तो आपने देखा कि उसको वो 25000 की पड़ गई टोटल। ठीक है,
आपको बोला गया है कि ही देन सोल्ड इट विद 12% प्रॉफिट। अगर वो 500 रुपये कम में बेचता, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 500 रुपीज लेस देन व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंटेज, आपसे ये पूछा है। ठीक है, आपको बोला गया है कि वो 12% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, ही देन सोल्ड इट विद 12% प्रॉफिट, उसने बाइक को 12% प्रॉफिट पे बेचा। अगर वो उसको 500 रुपये कम में बेचता तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? ठीक है, तो आपने देखा कि वो 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है, और अगर वो 500 रुपये कम में बेचे, ठीक है, पहले आपको क्या बोला, 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो आपको बोला कि उसने 500 रुपये अगर वो कम में बेचे, मतलब उसको 500 का कम फायदा होगा, मतलब उसको 500 का कम प्रॉफिट होगा, 500 का कम फायदा होगा। आपने देखा कि 500 जो प्रॉफिट है, मतलब 500 रुपये जो प्रॉफिट है, 500 रुपये जो प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? आपको पता कि 500 प्रॉफिट है, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100% करके। तो आपने देखा कि 250, मतलब उसको 2% कम प्रॉफिट होगा। पहले उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 12%, अब 2% कम प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अब उसको कितना प्रॉफिट होगा? 10%। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन। ठीक है, अब ऐसे मत करने बैठ जाना कि आपने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, फिर आपको पता 12% प्रॉफिट है, फिर आप सेलिंग प्राइस निकालो, फिर सेलिंग प्राइस में से आप 500 रुपये माइनस करो, फिर आपका एक न्यू सेलिंग प्राइस आए, फिर आप उसको कॉस्ट प्राइस से माइनस करके प्रॉफिट निकालो, फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। ऐसा मत करना, सिर्फ आप ये देखो कि उसको 500 रुपये में अगर कम बेचना पड़ा तो उसको 500 रुपये कम प्रॉफिट हुआ। 500 रुपये प्रॉफिट जो है उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 2%। तो 12% पहले वो प्रॉफिट कमा रहा था, अब 2% कम कमाएगा प्रॉफिट, तो 10% कमा रहा है। इतना सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आपको बोला था डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम। आपने मान लिया कि सर्टेन सम, आपने पी मान लिया, ठीक है, ऑन अ सर्टेन सम, यानी कि कुछ जो था मूल आपने ब्याज पे दिया था। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 साल के बाद, वो आपको दिया कितना? 1944, यानी कि 1944 दिया है आपको। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 साल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर 2 ईयर्स डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है 2 साल के लिए? पी आर बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? 1944। प्रिंसिपल आपको निकालना, रेट आपको पता है कितना? स्क्वायर। तो आपने देखा ये कितना आ गया? 3, और यहाँ पे कितना आ गया? 20। तो आपने देखा P इंटू 9/400, मतलब 3/20 का आपने स्क्वायर किया, 9/400, और यहाँ पे कितना आ गया? 1944। तो आपने देखा ये 9 जो है इसको कितने पे काटेगा? आपने देखा ये जो 9 है इसको काटेगा 216 पे। तो P की जो वैल्यू है आपके पास कितनी आ जाएगी? 86400, मतलब 86,400 रुपये जो है आपका क्या आ गया? प्रिंसिपल। अब आपको पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है सेम सम, मतलब यही प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है सेम पीरियड के लिए, यानी कि 2 साल का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो आपने देखा प्रिंसिपल कितना? 86,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%, टाइम कितना दिया है आपको? 2 साल। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। पहले साल आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? जो प्रिंसिपल पे तो ब्याज आता है, साथ में ब्याज पे भी ब्याज उसमें बताना पड़ता है। तो आपने देखा 86,400, पहले साल जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? सिर्फ प्रिंसिपल पे निकलेगा, क्योंकि तब तक कुछ ब्याज है ही नहीं। तो आपने देखा 86,400 का 10% कितना होगा? 8,640। फिर सेकंड ईयर प्रिंसिपल पे तो ब्याज आएगा, मतलब 86,400 का 10% कितना? 8,640 प्लस ब्याज पे ब्याज, मतलब पहले साल का जो ब्याज आया था उसका भी 10% आपको लेना। तो ये कितना हो गया? 864 हो गया। तो अब इसका टोटल आपके पास आ जाएगा 18,144, जो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। कितने साल का? 2 साल का। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है 13 अप्रैल 2022 की शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान है, बहुत हद से ज़्यादा आसान है। उस वाले में दिया था कि 3080 उसने गेन किया, इसमें बोला 30.8 उसने गेन किया। ठीक है, प्रॉफिट आपको गिवन है, प्रॉफिट रुपीज़ में गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है। 20% की वैल्यू 30.8 हो जाएगी। ठीक है, और आपको सेलिंग प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस जो है 100% हो जाएगा, प्रॉफिट है 20%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120%। 20% की वैल्यू अगर 30.8, तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 184.8। ठीक है, खुद से कर लेना। आपको बोला है कि एक सर्कुलर पाथ है जो कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में एनक्लोज्ड है। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है वो ये हो गए, इनके बीच में जो एनक्लोज्ड पाथ है वो ये हो गया।
सर्कुलर पाथ, ठीक है। और इनर सरकमफ्रेंस, मतलब जो ये इनर सर्कल है इसकी सरकमफ्रेंस आपको गिवन है। तो आपने देखा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, इसकी आपको वैल्यू गिवन है कितनी, 264। तो आपने देखा कि ये कितने पे गया, 132 पे, और ये इसको 6 पे काटेगा, तो रेडियस कितनी आ गई, 7 6 जा 42, तो 42 मीटर जो है रेडियस आ गई, ठीक है। फिर आपने देखा कि यूनिफॉर्म विड्थ आपको सर्कुलर पाथ की दी है कितने मीटर, 3 मीटर। तो आपने देखा कि एक्सटर्नल जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी आ गई, 42, और 3 45 मीटर आ गया। आपको बोला है कि एरिया ऑफ द पाथ, मतलब इस पाथ का एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ पाथ जो है वो आपका कैसे आएगा, बड़े सर्कल के एरिया में से स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस कर दो, ठीक है। तो आपने देखा बड़े सर्कल का एरिया कितना जाएगा, πr², बड़े सर्कल की रेडियस कितनी, 45, स्मॉलर सर्कल का एरिया कितना होगा, πr², छोटे सर्कल की रेडियस जो है वो कितनी, 42। तो आपने देखा पाई कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 45 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 आपको लेनी है। तो ये क्या लिखा है, a² माइनस b², तो a माइनस b 45 माइनस 42 कितना होगा, 3, और 45 प्लस 42 कितना होगा, 87। तो ये हो गया 66 इंटू 87, 66 इंटू 87 आपके पास कितना हो जाएगा, 5742/7। तो 7 8 जा 56, 7 2 जा 40, 0.28। तो ये आपको राउंड ऑफ में बताना है, होल नंबर में, तो ये आ जाएगा आपका 820 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, 820 मीटर स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है वो आपको कितनी दी है, 7, 24 और 30। आपको बताना है कि वो एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है, नॉट पॉसिबल। देखो नॉट पॉसिबल तो नहीं है, ट्राइंगल तो बनेगी, क्योंकि कोई भी दो साइड देख लो आप, कोई भी, जैसे आप मान लो कि एक साइड 7 है, दूसरी 24 है, ठीक है। और फिर आप देख लो कि एक अगर 7 है तो ये 30 माइनस 24, 30 प्लस 24। फिर आप देख लो कि एक साइड अगर 24 है तो 30 माइनस 7, 30 प्लस 7। ये फॉलो कर रही है तीनों कंडीशन। अगर तीनों कंडीशन ये फॉलो कर रही है, मतलब सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। अगर आपका लॉजिक फिट बैठता है तीनों साइड पे, ठीक है। तो आपने देखा 30, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17, 17 से बड़ा है 30, हाँ बिल्कुल बड़ा है, और 31 से छोटा है 30, तो इसमें तो फुलफिल कर गया। फिर इसमें देखा आपने 6 से बड़ी है 7, हाँ बिल्कुल है, और 54 से छोटी है 7, बिल्कुल है, ये भी सही हो गया। फिर आपने देखा कि 23 से बड़ी है 24, हाँ बिल्कुल, 37 से छोटी है, मतलब ट्राइंगल तो बन रही है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है क्या, कि सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, ठीक है। तो ट्राइंगल तो बन रही है। नॉट पॉसिबल ट्राइंगल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है चीज़। अब आप चेक कर लो क्या, कि छोटी दोनों साइड का स्क्वायर जो है, मतलब छोटी दोनों साइड जो है उसके स्क्वायर का सम, छोटी दोनों साइड जो है उसकी स्क्वायर का सम तीसरी साइड्स के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि छोटी जो दोनों साइड है ना, उनके स्क्वायर का सम जो है वो तीसरी साइड के स्क्वायर, यानी कि बिगर साइड के स्क्वायर से क्या रिलेशन है उसका। अगर तो a² प्लस b² जो है c, और याद रखना c जो है हमेशा बिगर साइड होगी, मतलब बिगर साइड अगर होगी तो आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अगर a² प्लस b² ग्रेटर देन c² है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होती है। अगर a² प्लस b² इक्वल टू c² हो जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होती है। c जो है बिगर साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। और अगर ऐसा हो जाए कि a² प्लस b² लेस देन c² हो जाए तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होती है, ठीक है। तो आपने चेक किया क्या, कि सबसे बड़ी साइड कौन सी, 30 का स्क्वायर किया, और दोनों जो छोटी साइड है वो कितनी है, 7 और 24, तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर आपने किया, 7 कितना 49,
7 का स्क्वायर कितना 49, 24 का स्क्वायर कितना 576। अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो 7 और 4 11 और 1 12, ये कितना हो गया 625 हो गया। और 30 का स्क्वायर कितना 900। तो आपने देखा 30 का स्क्वायर जो है वो बड़ा है, यानी कि बिगर साइड का जो स्क्वायर है वो बड़ा है स्मॉलर साइड के स्क्वायर्स के सम से। तो आपने देखा कि मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो रही है कि सी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो है वो आपकी बन जाएगी, अधिक कोण त्रिभुज आपका बन जाएगा। ठीक है, आपको बोला है कि 80% प्योर एसिड सॉल्यूशन एंड 90% प्योर एसिड सॉल्यूशन आर मिक्स टू ऑब्टेन 20 लीटर्स ऑफ 87% प्योर एसिड सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें 80% प्योर एसिड है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 90% प्योर एसिड है, दोनों सॉल्यूशन को मिलाया गया। एक सॉल्यूशन है जिसमें 80% प्योर एसिड है, एक सॉल्यूशन है जिसमें 90% प्योर एसिड है, दोनों सॉल्यूशन को मिलाया गया। तो दोनों सॉल्यूशन को जब मिलाया तो सॉल्यूशन एक ऐसा तैयार हुआ जिसमें 87% प्योर एसिड है। तो आपने देखा कि जब अलग अलग बात कर रहे थे अलग लिखा, दोनों को मिला के जब 87% प्योर एसिड का सॉल्यूशन लिखा तो मतलब बना, तो उनको बीच में लिख दिया। तो आपने देखा कि ये कितना आ गया 3, ये आ गया 7, तो 3:7 आ गया। आपको बोला है कि जो 80% प्योर एसिड का सॉल्यूशन था, मतलब ये वाला सॉल्यूशन, इसकी क्वांटिटी कितनी है 87 लीटर के सॉल्यूशन में। तो आपने देखा कि 87 लीटर का जो सॉल्यूशन है, 87 प्योर एसिड का जो सॉल्यूशन है, 87% प्योर एसिड का जो सॉल्यूशन है वो कितने लीटर है 20 लीटर। अब आपने देखा कि 80% और 90% प्योर एसिड के सॉल्यूशन का रेशो कितना 3:7। तो 20 लीटर को 3:7 में डिवाइड कर दो। आपने देखा 3 और 7 का जोड़ कितना 10, मतलब 3 और 7 मतलब 10 आ गया। 3 और 7 का जोड़ कितना 10, और टोटल क्वांटिटी कितनी है 20 लीटर। रेशो के हिसाब से टोटल कितना 3 + 7 10, 10 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 लीटर, 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 लीटर। मतलब 90% प्योर एसिड सॉल्यूशन जो था वो 14 लीटर मिक्स किया, और 80% प्योर एसिड सॉल्यूशन जो था वो 6 लीटर मिक्स किया। एलिगेशन का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आपको बोला एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ पे, ठीक है, और ए और बी 2 पॉइंट है सर्कल पे, और पी ए और पी बी जो है वो टेंजेंट्स है, ठीक है। तो आपको बोला है कि सी जो है ए बी की माइनर आर्क, सॉरी ए बी की मेजर आर्क, अच्छा मेजर आर्क बोला है आपको। चलो, आपको बोला एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ पे, पी ए और पी बी 2 टेंजेंट्स है आपकी सर्कल पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे, और ए बी की मेजर आर्क कौन सी हो गई, ये वाली मेजर आर्क हो गई, ठीक है। तो इस पे जो आपका एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है सी, तो एंगल ए सी बी की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है 50 डिग्री, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले तो ए और बी को ज्वाइन कर दिया। आपने क्या किया, पहले ए और बी को ज्वाइन कर दिया। आपको बताना है एंगल ए पी बी, ठीक है। तो आपने क्या किया, ए और बी को ज्वाइन कर दिया। तो आपने देखा ए बी एक कॉर्ड है, सरकमफ्रांस के किसी पॉइंट पे जितना एंगल बनाती है सेंटर पे उससे दुगुना बनाएगी। तो हमने देखा ए बी एक कॉर्ड है, मेजर आर्क की किसी एंगल किसी पॉइंट पे, ठीक है, ए बी एक कॉर्ड है, मेजर आर्क के किसी पॉइंट पे जो एंगल बना रही है, मतलब सरकमफ्रांस के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बना रही है सेंटर पे कितना बनाएगी 2 गुना। तो ये कितना आ गया 100 डिग्री। अब इसी वीडियो में इससे पहले मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ क्या, कि एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। तो आपने देखा एंगल ए और बी जो है वो कितना हो गया आपके पास 100, तो एंगल ए पी बी कितना आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपने देखा ए बी कॉर्ड है, सरकमफ्रांस के पॉइंट पे जितना एंगल बना रही है सेंटर पे 2 गुना बना देगी, तो एंगल ए ओ बी आ गया आपके पास। फिर आप एंगल ए पी बी निकाल सकते हो, क्योंकि एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी का जोड़ कितना होता है 180। आपको बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और राइट एंगल है किस पे बी पे, ठीक है। तो आपने देखा राइट एंगल है बी पे, और फिर बी डी जो है वो अल्टीट्यूड है किस पे ए सी पे, जो कि हाइपोटेन्यूज है। आपको बोला है ए डी की लेंथ आपको गिवन है कितनी 6 सेंटीमीटर, आपको सी डी की लेंथ गिवन है कितनी 5 सेंटीमीटर। तो ए सी जो है वो कितना हो गया आपके पास 11 सेंटीमीटर हो गया ए सी। आपको ए बी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर पूछा है। देखो, आपको तो सबसे पहले एक चीज़ पता होगी क्या, कि ए डी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का स्क्वायर बाय ए सी, और सी डी जो है
उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का स्क्वायर, सॉरी बी सी का स्क्वायर बाई ए सी, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है क्या कि बी डी का जो स्क्वायर होता है वो ए डी इंटू सी डी होता है, ठीक है। तो आपने देखा बी डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ए बी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर, बी डी के स्क्वायर की तो वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी, ए डी कितना 6, सी डी कितना 5, 6 पंजे कितना होता है 30, तो इसकी तो वैल्यू आपके पास आ गई 30। अब आपने देखा आपको ए डी की भी वैल्यू पता है, आपको ए सी बी की वैल्यू, ए सी की भी वैल्यू पता है, ए डी की वैल्यू कितनी है 6, ए सी की वैल्यू कितनी है 11, तो आपने देखा ए बी के स्क्वायर की वैल्यू भी आपको पता चल गई कितनी 66, तो 66 में अगर मैं 30 जोड़ूं तो कितना आता है 96, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है क्या, आपको बोला है कि नंबर ए और बी जो नंबर है वो सी नंबर से 0% और 50% ज़्यादा है, आपको बताना है ए और बी नंबर, ठीक है, ए और बी नंबर का रेशो, ए और बी का आपको रेशो बताना है, ठीक है। तो ए रेशो बी लिख लो, आपको बोला है कि ए जो है वो 0% ज़्यादा है किससे, सी से, तो मतलब 0% ज़्यादा है मतलब सी के इक्वल ही है, 0% मोर देन नंबर ऑफ सी है अगर, तो वो सी की वैल्यू के ही बराबर है, और बी जो है वो 50% ज़्यादा है किसकी वैल्यू के, सी के, मतलब सी से बी जो है 50% ज़्यादा है, तो सी की खुद की वैल्यू 100%, इससे 50% वैल्यू ज़्यादा, तो कितना हो गया 150%, तो आपने देखा ये कितना 3, ये कितना 2, सी से सी गया, तो ये लिखा है 1/3/2, तो फ्रैक्शन हटा देंगे तो 2/3 हो जाएगा आपके पास, तो 2/3 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको जो की दिया है उसमें 13/15 आंसर मेंशन किया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो आंसर जो है वो आपका 2/3 आ जाएगा जो कि बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। वो एक्चुअली पता क्या, वो क्वेश्चन जो है ना वो गलत लिख गया, ठीक है, वो ना यहाँ पे 30% और 50% देना चाह रहा था, यहाँ से क्या होता है यहाँ पे 130/100 आ जाता, फिर यहाँ पे 13/15 आ जाता, ठीक है, वो ये चाह रहा था, पर उससे 3 नहीं लिखा गया, तो 3 अगर उस पर नहीं लिखा गया तो इसके तो मायने ही बदल गए, ठीक है, तो 2/3 आ जाएगा जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। मेरे को लगता है ये एसएससी वाले पता क्या करते हैं, ये एसएससी वाले इंग्लिश की तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फिर ये क्या करते हैं, ये हिंदी की स्टेटमेंट लिखने के लिए कि ना ये ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं गूगल का, ठीक है, तो गूगल का ये ना ट्रांसलेटर, मतलब जब मैंने आपको ये चीज़ बताई है तो ये भी ट्रांसलेटर की गलती है कि उसने ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड बोल दिया, इन्होंने भुजा की लंबाई जो है हिंदी में छाप दिया, क्योंकि ये ट्रांसलेटर नहीं किया होगा, मतलब मेरे हिसाब से तो जो हुआ ना, तो ये ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, ये हिंदी टीचर यूज़ नहीं करते जो हिंदी में इक्वेशंस लिखते हैं, ठीक है, तो हर चीज़ की खामियां हर चीज़ के फ़ायदे हैं। तो आपने देखा x² + 1/x² की वैल्यू 18 है, आपको x³ + 1/x³ की वैल्यू बताना है। देखो x² + 1/x² से x³ + 1/x³ बनाना तो इम्पॉसिबल है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, पहले x² + 1/x² से हम लोग x + 1/x बना लें, तो आपको x + 1/x बनाना तो आपको दोनों साइड 2 ऐड करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड कितना हो गया 20, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया x² + 1/x² + 2, ये जो होता है ये x + 1/x का होल स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20, तो x + 1/x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई √20 यानी कि 2√5, क्योंकि 20 क्या होता है 4 × 5, 4 का √2, √5 जो है 5 का √ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बोला है कि x³ + 1/x³ बताओ, तो आपको पता है कि अगर x + 1/x की वैल्यू a हो तो x³ + 1/x³ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है a का क्यूब -3 × a, ठीक है। तो आपने देखा 2√5 × 2√5 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40√5, 40√5 में से अगर 6√5 में घटाऊंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 34√5, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो, तो आपने देखा कि 8 अगर 2 से डिवाइड करोगे आप 8 को तो कितना आएगा 4, तो 25 + 4 कितना हो जाएगा 29। अब इसको सॉल्व कर लो,
आपने देखा कि 14 सत्ते कितने होता है 98, या फिर 14 इंटू 7 कर लो और इसको डिवाइड करना है आपने 14 से, तो ये तो 7 ही रह गया। 16 + 7 कितना हो जाएगा 25 माइनस, तो आपने देखा 12 इंटू 1/2 ये गया 6 पे, तो 18 डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा 3। एक सेकेंड, तो 16 + 7 23 होता है ना, मैंने 16 + 7 25 लिख दिया, तो 16 + 7 जो है वो आपका 23 होता है। तो 23 में से 3 गया 20, 29 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है क्या कि 3426K एक नंबर है जो कि डिविजिबल बाय है 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो आप ऑप्शन से गए, आपको वैल्यू ऑफ K बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन से गए तो आपको कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा जो कि डिविजिबल बाय 5 को फॉलो कर रहा हो, ठीक है। तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस इक्वेशन का जो कि लिखा है बट नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है, क्योंकि एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अगर किसी नंबर को डिविजिबल बाय 5 होना है तो यूनिट डिजिट जो है या तो 0 होगा या 5 होगा। किसी भी ऑप्शन में K की वैल्यू 0 और 5 गिवन ही नहीं है। K क्या है आपके पास? यूनिट डिजिट है। यूनिट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए अगर किसी नंबर को 5 पे डिविजिबल होना है तो K की वैल्यू किसी भी ऑप्शन में 0 और 5 नहीं दे रखी, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब नंबर जो है 6 पे डिविजिबल होना चाहिए। 6 को अगर मैं कोप्राइम में डिवाइड करूँ तो कितना होता है 3 × 2। 6 को अगर मैं कोप्राइम में डिवाइड करूँ तो कितना होता है 3 × 2। मतलब नंबर जो है पहली बात तो इवन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो कि नंबर को जो है वो 2 पे डिविजिबल होना है, अगर किसी नंबर को 6 पे डिविजिबल होना है मतलब उसको 2 पे डिविजिबल होना है, क्योंकि 6 क्या होता है 3 × 2। तो 2 पे अगर किसी नंबर को डिविजिबल होना है मतलब वो नंबर इवन होना चाहिए। अगर K की वैल्यू यहाँ पे मैं 3 रखता तो नंबर ऑड हो जाता। K की वैल्यू अगर मैं 9 रखूँ तब भी नंबर ऑड हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में यही बोला ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। K की वैल्यू 3 और 9 दे रखी है, 3 और 9 देने से नंबर जो है ऑड हो जाएगा। ऑड नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि नंबर को 2 से डिवाइड होना है। अब आपको दिया है क्या कि 3426K। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं और 3 की डिविजिबिलिटी रूल पे आप चेक कर सकते हैं। आपने देखा 6 और 3 9, ये तो जा रहा है 3 पे, 4 और 2 6, ये भी जा रहा है 3 पे। तो K की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आपको 3 पे डिवाइड कर दे, ठीक है, मतलब जो इस नंबर को 3 पे डिवाइड कर दे। तो आपने देखा 6 की अगर K की वैल्यू मैं 4 रखूँ, 4 3 पे नहीं जाता, और K की वैल्यू अगर मैं 6 रखूँ तो 6 3 पे जाता है। मतलब K की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 आ गई, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन में, क्योंकि आपने देखा 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं? 15 में अगर 4 जोड़ूंगा तो 19 आ जाएगा। 19 जो है 3 पे जाता नहीं, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। और अगर मैं 15 में 6 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 21। 21 जो है 3 पे एग्जैक्टली जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना मज़ेदार, कितना अच्छा क्वेश्चन है, और लोग इस क्वेश्चन में पक्का कंफ्यूज हुए होंगे। देखो सबसे सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। आपको स्पीड क्या गिवन है? आपको स्पीड गिवन है कितनी? 130 km/h। मतलब राम ने ट्रेवल किया जेड से लेके पी तक। मान लीजिए ये पॉइंट जेड है, ये पॉइंट पी है, तो राम ने जो है जेड से लेके पी तक ट्रेवल किया कितने की स्पीड पे? एवरेज स्पीड कितनी है? 130 km/h। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 घंटे में 130 किलोमीटर चलता है। क्योंकि 130 km/h स्पीड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड का मतलब क्या हुआ कि वो 1 घंटे में 130 किलोमीटर के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो उसकी जो रफ्तार है 130 km/h है, मतलब 1 घंटे में 130 किलोमीटर चल रहा है वो ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो आपको दिया है यहाँ पे 2/3 ऑफ टाइम, ठीक है, 2/3, और रेस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपके पास कितना बचेगा? 1/3। तो आपने देखा कि बाय में 3 है, ठीक है। तो फ्रैक्शन अगर आपको तकलीफ देती है तो आप क्या मान लो कि फ्रैक्शन को हटाने के लिए मैंने क्या किया, टोटल टाइम जो है 3 घंटे मान लिया, ठीक है। मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रैवलिंग है, जो ट्रैवल किया उसका जो एंटायर ड्यूरेशन है वो आपने 3 घंटे मान लिया। आपने देखा 1 घंटे में अगर वो 130 किलोमीटर चलता है तो वो 3 घंटे में कितना चल देगा? 390 किलोमीटर चल देगा, ठीक है। अगर वो 1 घंटे में 130 किलोमीटर चलता है तो 3 घंटे में वो कितना चल देगा? 390 किलोमीटर। तो आपने मान लिया कि जो उसका टाइम ऑफ ट्रैवलिंग था
लेट कर लिया आपने, टाइम ऑफ ट्रैवलिंग जो है उसका वो 3 घंटे है, और लेट डिस्टेंस आपने कर लिया कितना, 390 किलोमीटर। क्योंकि 1 घंटे में अगर वो 130 किलोमीटर चल रहा है और आपको दिया है क्या कि 2/3 ऑफ द टाइम, और फिर रेस्ट जो जर्नी है उसकी उसको 1/3 यानी कि 1/3 टाइम में उसको करनी पड़ेगी। तो आपने देखा कि फ्रैक्शन को हटाते हुए आपने देखा डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो 1 घंटे में अगर वो 130 किलोमीटर चलता है तो 3 घंटे में वो 390 किलोमीटर चलेगा। तो आपने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस जो है उसने 390 किलोमीटर ट्रैवल किया, टोटल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग जो है उसका वो कितना, 3 घंटे आपने मान लिया, क्योंकि आपकी ये एवरेज स्पीड इससे बरकरार रहेगी। कितनी, 390/3 करोगे तो 130 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बोला है क्या, आपको बोला है उसने पहला 75% जो डिस्टेंस है वो 2/3 टाइम में कर लिया। अब 2/3 टाइम जो है वो टोटल टाइम का हो चुका है, तो अब टाइम बचा कितना, 1 - 2/3, तो टाइम कितना बचा, 1/3। मतलब जो टोटल टाइम है उसका उसने 2/3 ट्रैवल कर लिया, तो अब कितना बचा, 1/3। तो आपने देखा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब जो स्पीड पे वो ट्रैवल कर रहा है, कितनी स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, x। ठीक है, 75% डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर चुका है, तो अब डिस्टेंस बचा कितना, 25%। तो आपने टोटल डिस्टेंस माना कितना था, 390 किलोमीटर, इसका 25% डिस्टेंस बचा है। ठीक है, और टाइम कितना बचा, 2/3 जो है वो ट्रैवल कर चुका है टाइम, तो 1/3 टाइम बचा, कितने टाइम का, जो हमने टाइम माना टोटल उसका। तो आपने देखा कि ये रह गया 1 और यहाँ पे कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है वो आपकी 390/4 यानी कि 195/4। ठीक है, यानी कि 390/4, तो ये आ गया आपका 195/2। ठीक है, यानी कि 97.5 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई, 97.5 किलोमीटर पर आवर। अब आपको x/2 की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू अगर इतनी है 97.5, तो x/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48.7। ठीक है, 48.75, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। स्पीड कितनी है पूरी जर्नी में, एवरेज स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर, तो आपने मान लिया कि 1 घंटे में 130 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए आपने मान लिया कि 3 घंटे में वो 390 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। आपने टोटल डिस्टेंस मान लिया 390 किलोमीटर, टोटल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग मान लिया आपने 3 घंटे। ठीक है, तो आपने देखा कि 390 किलोमीटर का वो 75% ट्रैवल कर चुका है, तो कितना परसेंट बचा, 25% डिस्टेंस बचा, और 2/3 समय वो ट्रैवल कर चुका है, तो टाइम अब बचा कितना, 1/3। टोटल टाइम कितना माना था, 3, तो 1/3 का 3 कितना होता है, 1/3 का कितना होता है, 1 घंटा होता है। ठीक है, आपने टोटल टाइम माना 3 घंटे, 3 घंटे का 1/3 कितना हो जाएगा, 1 घंटा। ठीक है, तो 390 का 25% उसने 1 घंटे में ट्रैवल किया, तो स्पीड कितनी हो गई, 97.5 किलोमीटर पर आवर। इसका आधा वो आपसे पूछा था। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है व्हाट इज़ द लीस्ट स्क्वायर नंबर। लीस्ट नंबर देखो दोबारा आ गया आपके पास, लीस्ट नंबर मतलब वो एलसीएम पूछ रहा है, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 पे भी जाए, 3 पे भी जाए, 10 पे भी जाए, 18 पे भी जाए। आपको एक ऐसा नंबर बताना है, एक तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, और दूसरा वो 2 पे भी जाए, 3 पे भी जाए, 10 पे भी जाए, 18 पे भी जाए, 20 पे भी जाए, मतलब इनके एलसीएम पे जाना चाहिए। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, आपने देखा 18 जो होता है वो 9 × 2 होता है, तो 9 यहाँ से ले लिया, 20 और 10 में से 5 आ जाएगा, और 4 आ जाएगा, क्योंकि 20 होता है 5 × 4 होता है, तो 5 × 4 20 × 9 कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, पर ये तो जो है स्क्वायर नंबर नहीं है। अब स्क्वायर नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने देखा ये जो है 3 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 अकेला है, तो 5 का भी स्क्वायर कर दो आप यहाँ पे। तो आपने देखा 9 × 25 × 4, तो 25 चौक 100, 100 × 9 कितना, 900। अब 900 एक ऐसा नंबर है जो कि लीस्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर नंबर है, और 2 पे भी जाएगा, 3 पे भी जाएगा, 10 पे भी जाएगा, 18 पे भी जाएगा, 20 पे भी जाएगा। क्वेश्चन में बोला था टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए फ्रॉम 2014 से 2016। तो टाइप ए की कार कौन सी है, नीले बार वाली। तो 2014 से 2016 कितनी है, 200 में 150 जोड़ा 350 में 275 जोड़ा, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 625। और टाइप बी की जो कार है वो 2015 से 2017, 2015, 2016, 2017, तो 250
200 450 और 275 725 आ जाएगा। तो ये बताना है कि 625 जो है 725 से कितना कम है। तो आपने देखा 100 कम है, किस पे? 725 पे पूछा है, इंटू 100%। ठीक है, तो आपने देखा इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास 13.79%, जो कि रफली इक्वल हो जाएगा आपका 13.8% अगर मैं राउंड ऑफ कर दूं। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में आपको बोला था नंबर ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ एज ग्रुप 38+ ईयर्स एंड अबव इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 28+2 38 ईयर्स। ठीक है, तो आपने देखा कि 38 ईयर से प्लस हो और अबव, तो आपने देखा ये कितने हैं 30%, मतलब 38 ईयर्स या उससे अबव, तो ये कितने हैं 30%, और ये भी 38 ईयर से अबव है, ये भी 38 ईयर से अबव है, तो 30%, 15% और 10%, तो टोटल ये कितने हो गए 55% बंदे हैं। आपको पूछा है कि नंबर ऑफ कॉर्पोरेट इज हाउ मच परसेंट मोर देन 28+2 38 ईयर्स, ये कितने हैं 25%। तो आपको ये बताना है ये इससे कितना ज़्यादा है। मतलब ऐसा ना करने बैठ जाना कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आपको इतने दिए हैं, तो आपने देखा कि 38 से ज़्यादा उम्र के जो है वो कितने 55%, आप 2500 का 55% निकालने बैठ जाओ, फिर 2500 का 25% निकालने बैठ जाओ, फिर उससे सॉल्व करो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उससे सॉल्व करने की, क्योंकि अगर आप देखो कि यहाँ पे 55% आपको किसका निकालना है 2500 का, यहाँ पे आपको 25% किसका निकालना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस का, तो फिर आपको इसमें डिफरेंस करना है, फिर जो है नीचे जो है आपके पास 2500 आना, तो ये तो कट ही जाना है फाइनली। ठीक है, तो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ना निकालें जिनकी एज जो है वो कितनी हो 38 ईयर से ज़्यादा, या फिर 28 से 38 ईयर हो, ऐसा करने की कोशिश ना करें आप परसेंटेज में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा ये कितने हैं 55%, क्योंकि टोटल जो परसेंटेज है वो कितनी होगी आपको पता है, टोटल जो होता है 100% होता है, और ये परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो टोटल कितना होता 360 डिग्री होता, सबको पता है। आपको बोला कि 38 ईयर से जो अबव है, जो कि कितने हैं 55%, वो कितने ज़्यादा है 28+2 38 ईयर्स, तो आपने देखा वो कितने 25%, तो ये कितने ज़्यादा है 30% ज़्यादा है। मतलब 25% से 55% जो है कितना ज़्यादा है 30%। पूछा किस पे 25% पे इंटू 100%। ठीक है, तो आपने देखा परसेंट से परसेंट गया, ये 6 ये 5 और 5 जो है इसको 20 पे काटेगा, 120% जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला व्हाट इज द मिनिमम चेंज परसेंटेज इन द नंबर ऑफ कार इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। आपने देखा ये जो चेंज है ये 35 का चेंज है, ये वाला जो चेंज है ये आपने देखा 25 का चेंज है, ये चेंज जो है 15 का है, और ये चेंज जो है 20 का है। ठीक है, तो आपने देखा ये चेंज तो ज़्यादा ही हो गया। अब सबसे कम चेंज कौन सा, ये वाला कौन सा 15 का चेंज, और प्रीवियस ईयर कितना है 130 इंटू 100%। फिर आप चेक कर सकते हो कि इस पर 25 और 20 की वैल्यू पे, क्योंकि 35 और 50 चेक करना है, ये तो आपकी मिनिमम नहीं, ये मैक्सिमम वाली वैल्यू है, इस पे चेक करना है। अगर तो आपने मिनिमम चेंज बताना है तो आप इस पे चेक करो, इस पे चेक करोगे तो आपने देखा 25/105, और उस पर चेक किया तो 20/115। अब इनमें आपको तीनों में सबसे मिनिमम जो वैल्यू है चेक करने का तरीका क्या, आपने देखा मिनिमम वैल्यू, आपने देखा न्यूमरेटर इसमें इस वाले में सबसे मिनिमम है, और डिनोमिनेटर इस वाले में सबसे मैक्सिमम है। आपको पता है अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन जो है, मतलब ये जो पूरी फ्रैक्शन है ये मिनिमम होगी, और न्यूमरेटर अगर छोटा होगा तो फ्रैक्शन तब भी छोटी होगी। तो ये तो दोनों फॉलो कर रहा है क्या, कि 25, 15 और 20 में से 25, 15 और 20 में से 15 सबसे छोटा है तो फ्रैक्शन छोटी होगी, और 130 सबसे बड़ा है, 130, 105 और 115 में से, तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है फ्रैक्शन फिर भी छोटी होती है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू है। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 11.538%। ठीक है, जो कि इक्वल हो जाएगा 11.54%। करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपसे पूछा था, ये आपका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का, आपको बोला एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट्स सोल्ड बाय कंपनी सी। आपने देखा कंपनी सी ने बनाए कितने, आपको ये बोला कि नीला जो बार है वो टीवी सेट मैन्युफैक्चर्ड, और ये जो ऑरेंज बार है ये परसेंटेज ऑफ टीवी सोल्ड। ठीक है, तो 70,000 टीवी उन्होंने बनाए, जिसमें से 82% जो है वो सोल्ड हो गए। ये तो कंपनी सी के हैं। फिर इन्होंने कंपनी डी में कितने बनाए 85,000,
जिसमें से उनके सॉल्ट कितने हो गए 56%, 85,000 का 56%। और इसका आपको बोला था कि इसका जो एवरेज होगा, ठीक है, द एवरेज नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड बाय कंपनी सी एंड डी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये तो आ गया आपके पास एवरेज किसका, टीवी सेट जो कंपनी सी और कंपनी डी ने बेचे हैं उसका एवरेज आ गया। इसका आपको परसेंटेज पूछा है किस पे, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि नीला बार मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ई। कंपनी ई ने कितना मैन्युफैक्चर किया 58,000। ध्यान रखना ये इन थाउजेंड्स आपको गिवन है, ठीक है, मतलब ये 64,000 है, ये 90,000 है, ये 70,000 है, ये 85,000 है, ये 58,000 है। और ये जो 75 है ये परसेंटेज है, 75, 64, 82, 56, 77, ये जो है ये आपके पास परसेंटेज गिवन है कि 85 का 56%, 58 का 77%, 70 का 82%, 90 का 64%, 64 का 75% जो टीवी सेट है वो बिके हैं, ठीक है ना, इंटू 100% आ गया आपका। तो नीचे क्या बचा आपके पास 580। या फिर ऐसा करो आप ना, आप 2 जीरो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से काटो, 3 जीरो ही काट दो, ठीक है। अब उसके बाद आप इसको सॉल्व करो। आपने देखा कि ये गया और 82 इंटू, और आप देखो कि 2 भी आप काट सकते हो, ये गया 41 पे, ये गया 28 पे, ठीक है। आपने क्या किया, 2 अगर आपने कॉमन लिया तो अंदर बचा 41 और यहाँ पे 28, तो 2 से 2 काट दिया आपने, ठीक है। तो 7 इंटू 41 ये कितना होता है, ये हो गया आपके पास 287। और यहाँ पे आपने देखा कि ये जाएगा 17 पे और ये जाएगा 20 पे, फिर ये 2 जो है इसको 14 पे काट देगा। तो यहाँ पे भी 10 डिनोमिनेटर में बचा, यहाँ पे भी 10 डिनोमिनेटर में, तो 287 और 14 इंटू 17 कितना होता है 238, और डिनोमिनेटर में 10 10 दोनों साइड है, तो 58 इंटू 10 कितना हो जाएगा 580 इंटू 100% हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा 1 0 गया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 525 आ गया, 0/58%। तो ये तो 90% से ऊपर है, 90.51% के आसपास है, जो कि आपका इक्वल होगा 1 डेसिमल प्लेस तक आपसे पूछा है, तो 90.5%। तो ये इसका आंसर होगा। वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस है। अगर आपको कुछ हेल्प मिली हो वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, ठीक है, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की, फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।